हेलो एवरीवन, रवि कुमार दिस साइड। टुडे वी स्टडी अबाउट द एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। देखते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग फिफ्थ सेम का ये सब्जेक्ट। एज पर आवर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन 70 मार्क्स के हैं। जहां तक बात की जाए एसएससी जेईई कंपटीशन एग्जाम के लिए, एक होता है प्रीलिम्स और दूसरी मेंस होते हैं जो एसएससी जेईई लिखते हैं। वो प्रीलिम्स के अंदर इस सब्जेक्ट का वेटेज पहले ज्यादा नहीं था, 2015 और 2016 के बीच, लेकिन अगर उसके बाद देखा जाए तो इसका रेंज थोड़ा सा बढ़ चुका है। ये अभी तक जितने पेपर हुए हैं, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये सारे पेपर के अंदर 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आए, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। बस ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, टू द पॉइंट था। जो आपको कॉन्सेप्ट पता है डायरेक्टली एप्लीकल कर सकते हैं। 5 to 10 नंबर। मेंस की बात की जाए तो इसके अंदर 20 नंबर के आए क्वेश्चंस, आते ही आते हैं। अगर आए तो 20 नंबर के आएंगे, 15 से 20। ये एसएससी जेईई के लिए था, बाकी तो हम लोग गेट लिखने वाले हैं नहीं, ये सी तो उसकी बात करना। देखिए क्या होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन। एस्टिमेटिंग का मतलब होता है एक प्रोबेबल कॉस्ट, एक अनुमानित कोई भी वैल्यू, जिसका नाम ही होता है अनुमान। अनुमान लगाना, आप किसी भी चीज का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम किसी भी चीज का अनुमान नहीं लगाना चाहते। सिविल इंजीनियर हम लोग बिल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम बिल्डिंग का अनुमान लगाना चाहते हैं कि मेरा कोई भी बिल्डिंग कितना में बन के तैयार हो जाएगा, कितना में बन के रेडी हो जाएगा। उसको एक आपको पहले वैल्यू पता होना चाहिए। या कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर है, वो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, वो बताती है कि मुझे इतना सारा काम कराना है, 1 किलोमीटर का रोड बनवानी है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ आपको दे दिया रहेगा। वो बताते हैं कि आपको गवर्नमेंट कोई भी काम को बाहर आउट कर रही है या आपको दे रही है, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप उस काम को लेना चाहते हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर उसके अंदर लागत कितनी लगेगी, एक अनुमान वैल्यू। तो मुझे इस काम को लेने में 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आप उतना पैसे पहले से अरेंज करके रखिएगा। अगर नहीं है तो कोशिश करिएगा अरेंज करने के लिए। यानी एक आपको प्री डिफाइंड एंटीसिपेटेड कॉस्ट दे देता है एस्टिमेशन। मैंने कहा प्री डिफाइंड एंटीसिपेटेड कॉस्ट। एंटीसिपेटेड कॉस्ट कहने का मतलब है अगेन अनुमानित वैल्यू। कोई भी वैल्यू हो सकती है, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदे से बात पूछेगा तो वो डायरेक्ट बता दें कि हाँ इसकी अनुमानित वैल्यू कितनी आएगी कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए। तो हम जानना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट टेंडर निकाल रही है, वो टेंडर हम लेने के लायक है या नहीं है। आप कैसे पता करिएगा? तो आपकी क्या कैपेसिटी है रेंज की, पैसे की, आप वहां से इंडिकेशन देख सकते हैं कि हाँ इतना सारा काम कराना है, हो सकता है शायद इसके अंदर 2 से 5 करोड़ रुपए मुझे लगेंगे। अगर आपके पास वो पैसे हैं तब तो आप उस काम को लेंगे, अन्यथा आप उस काम को डिस्क्लोज कर देंगे। यानी काम लेने से पहले आपको अनुमानित वैल्यू पता चल गई है, इसलिए हम इसका एस्टिमेशन करना चाहते हैं। कॉस्टिंग का मतलब होता है कि कोई भी बिल्डिंग बन चुकी है, कोई भी घर हमने बना दिए हैं, उसके बाद ओवरऑल उसके अंदर कितना कॉस्ट लग गया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। आफ्टर कंपटीशन ऑफ वर्क, एस्टिमेशन बिफोर वर्क। अभी यहाँ पे काम नहीं हुई है, हमने सिर्फ जस्ट पता है क्या, हमने प्लान किया है कि अब हमको बिल्डिंग बनाना है, और मैंने एक कॉस्ट डिफाइन कर लिया कि हाँ लागत इतनी लग सकती है इस काम को करने में। लग सकती है बट यहाँ पे लग चुकी है। ये आफ्टर वर्क है और ये बिफोर वर्क है। अगर आप सपोज आप एक सिविल इंजीनियर है तो हो सकता है आपको घर और बनाने का मौका मिले, ब्रिज ब्रिज रोड तो बनाने का मौका हो सकता है मिले ना मिले, बट घर बनाने का मौका आपको मिलेंगे। अगर आपको घर बनाना है या कोई भी आपके पास आई बोला कि भैया मेरे पास प्लॉट है, जो कि प्लॉट का रेंज है, ये जरूरी था, यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने कहा कि मेरे पास एक प्लॉट है जो कि 400 बाई 300 स्क्वायर फीट का मेरे पास एक प्लॉट है, ठीक है। अब बोलेंगे कि अब उसके अंदर हमको घर बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, तो पूछेगा ठीक है बिल्डिंग बना देंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए?
अब बोलेंगे कि 4-5 बेडरूम चाहिए, किचन चाहिए, जो भी होता है, बालकोनी दे दीजिएगा साइड से, छत पर से बाहर देखेंगे भाई, बालकोनी दे दीजिएगा। हाँ, एक गैराज भी बना दीजिएगा बाहर से, गाड़ी उड़ी भी अपना पार्क करेंगे। वो ये क्या बताए वो गैराज लगाने के लिए, ये बालकोनी देने के लिए, 5 किचन देने के लिए, वो आपको स्पेसिफिकेशन बताए हैं अपनी बिल्डिंग का। क्या बताएं वो स्पेसिफिकेशन। ये जितने सारे नाम मैंने ले रहा हूं कहीं ना कहीं ये काम आने वाले हैं, इसलिए मैं ये नाम पे जोड़ दे रहा हूं उनको। मैंने कहा, उन्होंने बताया कि इतने सारे रूम चाहिए, इतने किचन चाहिए, यहाँ पे मुझे बरामदा चाहिए, तो ये वो बिल्डिंग का स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। आपको स्पेसिफिकेशन मस्ट है किसी भी एस्टिमेट निकालने के पहले। तो वो मुझे स्पेसिफिकेशन दे चुके हैं, अपना प्लॉट का एरिया दे चुके हैं। अब काम आती है आपकी। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या, ठीक है आपको 1 करोड़ रुपए लग जाएंगे, 9 घरें बना रहे हैं, थोड़ा कम लग लेते हैं, 40 लाख रुपए आपको लग जाएंगे। अब वो बोलेंगे कि हाँ भाई 40 लाख रुपए लग जाएंगे, तो ठीक है। अगर उनके पास वो अमाउंट होंगे तब तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हम इस काम को करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर उनके पास पैसे नहीं है, 30 लाख 30 लाख है इनके पास, पूरे पैसे नहीं है इनके पास, तो अब क्या बोलेंगे कि हो सकता है पैसे अरेंज करने वाले हैं, या वो ये कह सकते हैं कि एक काम करते हैं, ये जो बाहर जो बालकोनी दिए हैं और ये जो गैराज दिए हैं, इसको हटा दीजिए, इसको जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अभी देखिए, अभी कोई फील्ड में नहीं बना, अभी हम लोग ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो आप आउट दिए हैं, इनको आप हटा दीजिए भैया, हमको इसको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हटा दिया। अब बोलोगे कि ठीक है, अब बताइए कितना पैसा आएगा, तो अब बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आपको 32 लाख के करीब आ जाएंगे पैसे, इतना तक लग जाएंगे। अब बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। यानी हमने प्रॉपर बिल्डिंग बनाना नहीं शुरू किया, हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया है अपने पेपर के ऊपर। अगर उनकी रिक्वायरमेंट उससे मीट करती है देन इज ओके, उनके पास पैसे उतने थे, हम आगे उस प्रोजेक्ट को लेकर काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पैसे वहां पे मैच नहीं करते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस जो बिल्डिंग है उसके कुछ फंक्शन को कम करके उनके पॉइंट पे लेके आने की कोशिश करेंगे, एज पर आवर कंसर्न एंड एज पर आवर एस्टिमेशन। ये हमारी कोशिश यही रहती है। मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने बताया कि एक एस्टिमेशन होता है प्रोबेबल कॉस्ट, एंटीसिपेटेड कॉस्ट, प्रोबेबल कॉस्ट जो आप अंदाजन से लगा सकते हैं, आप अनुमानता लगा सकते हैं कोई भी काम करने से पहले, जिसको बोलते हैं एस्टिमेशन। अब आपका काम हो चुका है, काम होने के बाद ओवरऑल कितने पैसे लग चुके हैं वो बताती है आफ्टर कंपटीशन ऑफ वर्क, दैट इज कॉल्ड एज द एक्चुअल कॉस्ट। इसका एक और नाम मैं दे देता हूं, इसका नाम है एक एक्चुअल कॉस्ट। ये सारी चीज का डेफिनेशन मैं एक बार लिखा दूंगा, उसके लिए आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने बता चुका कि कुछ अगर पैसे आपको वहां पे बिट नहीं कर रहे हैं तो इसको अटेम्प्ट को थोड़ा नीचे कर देंगे, कम कर देंगे, और बाकी हम लोग अपना काम कर लेंगे। अब मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं एस्टिमेशन का, ठीक है, बाकी आगे बात करेंगे। बोर्ड पे आपको डेफिनेशन दिख रहे होंगे, एस्टिमेशन के बारे में मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, देखिए। एस्टिमेशन बोल रहा है एंटीसिपेटेड कॉस्ट ऑफ एनी वर्क, एंटीसिपेटेड अनुमानित कॉस्ट, अनुमानित कोई वैल्यू है किसी को काम को करने से पहले, एंटीसिपेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क कोई भी काम करने से पहले। सेकंड में बोल रहा है इट इज रेफर एज द कॉस्ट, एस्टिमेशन कॉस्ट को रेफर करता है, बताता है, जो कि डेट में भी हो सकती है इनअरप्टेड। इनअरप्टेड करने का मतलब है अनुमानित तरह से, एक एंटीसिपेटेड का एक टर्म मैंने लिख दिया, हो सकती है कंप्लीटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, कोई भी प्रोजेक्ट को काम करने से पहले हो सकती है कि ये कॉस्ट लगेगी। एस्टिमेशन इज डन ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज, प्लानिंग फेज के दौरान हम लोग एस्टिमेशन बनाते हैं। इसेंशियल टू एस्टिमेशन इज द प्रोबेबल कॉस्ट, वही लिखा है मैंने टर्म को अलग अलग टर्म में, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द एनी वर्क, इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, एस्टिमेशन को डिटरमाइन करने के लिए किसको पर हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लान, पहला। दूसरा ड्राइंग, एक तरह के इसी के अंदर आ जाता है ये, प्लान, ड्राइंग एंड रेट। ये 3 चीजें मैंने लिखी है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अलग हाईलाइट करके लिखूंगा, अलग अलग उसके बारे में। प्लान, ड्राइंग एंड रेट। प्लान आपको पहले बता दिया जाएगा कि उसके कैसा प्लान है, आपको दे दिया जाएगा इस तरफ से, ऊपर से टॉप व्यू।
ड्राइंग में आपको सब कुछ दे दिया रहेगा कि उसका सेक्शन किस तरह से दिख रहा है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, एरिया प्लॉट आपको उसमें मिल जाएंगे। रेट, ये जो रेट है आप तो ये अभी करंट मार्केट के अंदर आप पता कर सकते हैं, अन्यथा हमारा डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के पास रेट बुक होता है, इसी के पास होता है वो रेट बुक होता है, और उस रेट बुक में आपको जो भी मटेरियल यूज होंगे उनका रेट आपको वहां पे पता चलेगा, एक ऑथेंटिक रेट। अब हो सकता है कि गया के अंदर कुछ और हो, भोपाल के अंदर कुछ और हो, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ और हो, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ और हो, तो सबकी अपनी अलग अलग जो डिपार्टमेंट है कंस्ट्रक्शन की, वो रेट निर्धारित करती है, और वो आपको मिलेगा पीडब्ल्यूडी रेट बुक के अंदर। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज इसेंशियल, जरूरी है भैया ये बनाना। इट इज इसेंशियल टू नो, जानना द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्क। काम स्टार्ट करने से पहले आपको कॉस्ट को जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वो उस पॉइंट पे बीट ना कर रहे हो, तो आपको कुछ वहां से कंटेंट हटाने पड़ेंगे पैसे को कम करने के लिए। इस चलते बिफोर कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए। मैंने दो टर्म यूज किया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसके बारे में मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया, मैं थोड़ा सा आपको रिलेशन बीच में बता देना चाहता हूँ इसके बीच का। देखते हैं, ये एस्टिमेशन मैंने बोला बिफोर, इसको मैंने बोल के रखा है बिफोर, कोई भी काम करने से पहले। कॉस्टिंग आफ्टर वर्क, एक है बिफोर, दूसरा है आफ्टर वर्क। ये दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, ताकि हमको ये पता लग जाए कि हमारी एस्टिमेशन किस तरह से होनी चाहिए या किस डायरेक्शन में रन करनी चाहिए। एस्टिमेशन तो कोई भी बता सकता है, आपके अकॉर्डिंग बता सकता है, कोई आपके भैया बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा लगे, लेकिन वो कौन से बेसिस पे बता रहे हैं। पहला तो बेसिस होता है कि हाँ वो एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपीरियंस है इस काम का, इतने सारे काम कर चुके हैं, इस चलते उनको पता होगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, या उनके पास नॉलेज हो इसके बारे में, वो पढ़ लिख चुके हैं। ये दो बेस पे। अब हमारे पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, हमारे पास नॉलेज बेस पे हम लोग काम करते हैं। देखते हैं कैसे क्या निकालेंगे एस्टिमेशन। मैं दोनों के बीच में थोड़ा सा आपको रिलेशन बताना चाहता हूँ एस्टिमेशन कॉस्टिंग के ऊपर। दिस इज आउट ऑफ बॉक्स सिलेबस, आपके अंदर नहीं है, बट आपको एक सिविल इंजीनियर होने के नाते जो एस्टिमेशन बना रहे हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपको कोशिश रहेगी कि हम एक्यूरेट एस्टिमेट बनाएं। इसके जानने के बाद पहला है बिफोर और ये है आफ्टर। सपोज आपने जो बिल्डिंग बनाई थी बिफोर, आप बनाने वाले थे इस प्लॉट के ऊपर, जो मैंने आपको देख के रखा है, ये 400 वाला 400 फीट है ये, और ये 300 फीट है। इसके ऊपर आप घर बनाना चाह रहे थे, तो आपने एस्टिमेशन कॉस्ट बताया कि भैया इसके अंदर आपको 1 करोड़ रुपए लग जाएंगे। आपने बता दिया उस आदमी को 1 करोड़ लग जाएंगे। ठीक है, पहले ही पहला केस हम लेते हैं, 1 करोड़ रुपए लग जाएंगे। अब जो बताया 1 करोड़ आफ्टर वर्क, हमने कैलकुलेट किया, जितने सारे बिल थे मेरे पास, जो मुंशी लोग थे उनके पास मैंने देखा कि कितने क्या खर्चे हैं, जब मैंने कैलकुलेट किया तो पता चला कि हाँ इसके अंदर मुझे 1 करोड़ लग चुके हैं। पहला केस दिया, मैंने जितना बताया था उतना वहां पे लग चुका, ऐसा हो सकता है केसेस। दूसरा, मैंने जो बताया था 1 करोड़, अब यहाँ पे 1.5 करोड़ लग गया है। अभी तो लगेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ये 1.5 करोड़ के अंदर चला जा चुका है इसका कॉस्ट। आपने बताया 1 करोड़ में, लेकिन कॉस्ट कंपटीशन कर लिया, आपको 1.5 करोड़ लग रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि इनकम्प्लीट है, आपने इस प्रोजेक्ट को लेकर गलत कर दिया या आपने एस्टिमेशन में गलती की है कहीं पे, यानी ये इनकम्प्लीट है, ये बना नहीं है। थर्ड वन के साथ ही हमारे पास एक है कि आपने तो बताया था 1 करोड़ एस्टिमेशन का, ठीक है एस्टिमेशन तो बता दें, और दूसरा पता चला ये जो पैसा है आफ्टर कंपटीशन, ये आपको 60 लाख ही लग पाए हैं इस घर को बनाने में। आपने बताया था 1 करोड़ लगेगा भैया, लेकिन लग गया 60 लाख के अंदर, 60 लाख के अंदर में आपको काम हो गया। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा एस्टिमेशन जो आप ये करके बताए हैं, कौन सा एस्टिमेशन आपको बेहतर है, मैं बता देता हूँ एस्टिमेशन का टाइप। ये तो प्रोजेक्ट पहले तो आपका ये इनकम्प्लीट था, इससे तो कोई मतलब हमारे पास है नहीं, ये गलत ही होगा एक तरह से, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं किया। 1 करोड़ 1 करोड़ बैलेंस सेक्शन है हमारे पास, ये इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस एस्टिमेट। आई विल यूज द डिफरेंट पेन।
ये है बैलेंस एस्टिमेट पहला वाला। दूसरा इनकम्प्लीट है, इसको रहने देते हैं। सेकंड वाला है कि 1 करोड़ है हमारे पास है और इसमें 60 लाख कम लग चुके हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर एस्टिमेट। बोलता है ना कि ओवर स्मार्ट बन रहा है तो बहुत ज्यादा, यही है ओवर एस्टिमेट। हमारे प्रचलन में भाषा है बिहार के अंदर तो खास करके ज्यादा स्मार्ट बन रहा है तो वही बात है, ओवर एस्टिमेट ही बंदे के पास है। पहला वाला केस तो है कि आपने 1 करोड़ बताया था कि बिल्डिंग बनाने के लिए लगेगा, 1 करोड़ लग गया, यानी जिंदाबाद। इसमें केस में कोई दिक्कत नहीं कि भैया जो को ग्रीन सिग्नल देते हैं आप ठीक है जिंदाबाद अपने। दूसरा हमने बताया था कि भैया 1 करोड़ लगेगा लेकिन आपने तो 1.5 करोड़ लगाने वाले वहां पे, यानी ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है भाई और इसकी गलती हम लोग नहीं कर सकते। थर्ड केस बोल रहा है 1 करोड़ लगने थे लेकिन आपने तो 60 लाख में बिल्डिंग बना दिया, दिस इज द गुड डील। अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? ऐसी बात है, बहुत लोग सोच रहे हैं ये वाला केस बहुत एक नंबर है भाई, 1 करोड़ लग रहा था 60 लाख में बना दिया, बाकी तो पैसा बच गया। नहीं दोस्त, ये हमारे पास सही मेथड नहीं है। हमारा जो पहला मेथड था बैलेंस सेक्शन, ये हमें होनी चाहिए बैलेंस एस्टिमेट के थ्रू। हम कोशिश करते हैं कि जो हम एस्टिमेट तैयार करें, कैसे तैयारी करेंगे आगे बताऊंगा बेटा, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इस बैलेंस सेक्शन के अंदर बैलेंस एस्टिमेट बनाएं, जितना बनाएं उससे थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएटेड हो, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन उतना पैसा लग जाए। अब इसके अंदर क्या दिक्कत थी? ये तो बढ़िया था, मेरा पैसा कम लग गया। नहीं, आपने जो बोला 1 करोड़ वो तो ठीक है, वो पैसा तो आपको बजट लोकेट कर लिए कि हाँ ठीक है मैंने बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया है, 1 करोड़ मैंने रख लिया। अब आपका बैलेंस रखा एक खर्चा हुआ 60 लाख, तो 40 लाख आपके पास यहाँ से बच चुके हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है अच्छी बात है, बचा लिया वैसे। अब ये जो आदमी थे 1 करोड़ रुपया जो खर्च कर रहा है बिल्डिंग में, ये 40 लाख जो आपने बचाए हैं, इस 40 लाख से कोई दूसरा बिजनेस कर सकता था, कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ले सकता था, या इसको बैंक में डाल के इसका इंटरेस्ट ले सकता था जो कि पैसे आते हैं। यानी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लॉस हुआ है। एस्टिमेट तो ठीक है भाई, आप बनाए थे एक तरह से वो सही है, लेकिन यहाँ पे एक एस्टिमेट जो है इंटरेस्ट उनको जो बैंक से आने वाली थी या इस पैसे का जो दूसरे जगह पे कहीं यूज कर लेते वो नहीं हो पाया और पैसा यहाँ पे रिजर्व रखा गया। तो ये भी हम कोशिश नहीं करते हैं और ये तो कोशिश हरगिज नहीं करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग बैलेंस सेक्शन के ऊपर बैलेंस एस्टिमेट बनाएं, और बैलेंस एस्टिमेट बनाने की प्रक्रिया मैं आपको बहुत जल्दी बताता हूँ। अब कुछ मैं आपको चार्जेस के बारे में बताता हूँ, कितने सारे चार्ज लगेंगे। सपोज मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, हो सकता है वहां पे जो लेबर लोग हैं काम कर रहे हैं वो कोई गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, तो इसका मतलब कि हम लोग कंस्ट्रक्शन रोकते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग कुछ प्री डिफाइंड काम करके रखते हैं। तो मैं आपको चार्जेस की बात करता हूँ एस्टिमेशन में खेलने से पहले। एस्टिमेशन का हमारे पास पार्ट है लेकिन मैं चार्जेस भी उसके आगे काम करेंगे, लेकिन मैं पहले उसको बता दे रहा हूँ ताकि हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं कौन कौन से चार्जेस होते हैं। ओके, बोर्ड पे मैंने कुछ चार्जेस लिखे हैं। हेलो, देखिए मैंने कुछ एडिशनल चार्जेस लिखे हैं। इस चार्जेस का कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं, जो लोग कॉन्टेक्ट होते हैं वो। मैंने पहला चार्ज लिखा है कंटिजेंसी चार्ज। इस चार्ज का मतलब होता है कि आकस्मिक चार्ज, बोलते हैं ना बिन बुलाए मेहमान, उस तरह से चार्जेस है। सपोज आप कुछ मैसिव या हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी पुल या ब्रिज बनाने वाले हैं, उस ब्रिज के अंदर कुछ स्किल लेबर काम कर रहे हैं, कुछ अनस्किल लेबर काम कर रहे हैं, फ्रेशर लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है उसके अंदर से कुछ लोग या कुछ लेबर गिर जाएं, जैसे उनकी कुछ हाथ पे टूट गए या सपोज उनकी डेथ हो गई। अब उनकी डेथ हो गई तो बहुत सारे जो यूनियन के वहां पे लोग हैं वहां पे हड़ताल करना शुरू कर देंगे, नहीं अब तुम्हारा अब काम बंद हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम एस्टिमेशन जो हम बना रहे हैं, जो मैं अनुमानित वैल्यू जो निकाल रहे हैं, उसके अंदर ही ये वाला चार्ज को ऐड करें, ताकि अगर अब उनका दुर्घटना हो चुका तो उनका तो इलाज उलाज कराएंगे। हो सकता है अगर वो डेथ कर गए तो उनके बीवी बच्चे जो कुछ भी है उनको कुछ पैसे देंगे अपना आगे की जीविका अर्पण करने के लिए। तो इसी में कुछ चार्जेस हम लोग एस्टिमेशन के अंदर ऐड कर देते हैं। तो कंटिजेंस चार्ज के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग बात बोलती है। एक होता है सीपीडब्ल्यूडी और दूसरा है हमारे पास स्टेट का पीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल के अंदर आते हैं ये, अब एसएससी के थ्रू यहाँ पे जाइएगा। सीपीडब्ल्यूडी
कंटिजेनियस चार्ज को कहता है कि आप इसको पूरे एस्टिमेटेड कॉस्ट का, अब जितना बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट लगा है उसमें 3% और ऐड कर दीजिए। कितना? 3%, एज पर अकॉर्डिंग टू CPWD, सेंट्रल का डिपार्टमेंट है। PWD के अकॉर्डिंग ये भी इसके ऊपर कुछ बताया है, या बोलेंगे नहीं भैया अब 3% क्या करेगा, 5% आपको ऐड कर। तो PWD और CPWD और PWD, CPWD 3% और PWD 5%। किसके लिए? कंटिजेनियस चार्ज के लिए। कोई आकस्मिक घटना हो जाए, कोई लेबर वहीं पे आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाए, या बारिश भाई खाने उन्हें बनाने के लिए कुछ नहीं है, तब इसके अंदर भी उस पैसा जो है अपन को खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। बहुत प्रकार के खर्चे आ जाएंगे, जो आपको साइड पे जाएगा तो आपको पता चलेगा कि पता ही नहीं है कितने सारे पैसे खर्च हो गए। तो इसी तरह से कंटिजेनियस चार्ज, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हम इसको बिल में लिखते हैं कि ये काम में इतना खर्चा किया, वो काम में इतना खर्चा किया, नहीं, ये डायरेक्टली आपको बोल दिया कंटिजेनियस चार्ज। इसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपके दिमाग में नहीं है वो बातें पैसे की, इसके अंदर आप डाल चुके हैं और 3 से 5% आपको मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट जॉब लीजिएगा उसके अंदर आप लगा देते हैं। सेकंड बताती है वर्क चार्ज स्टिमुलेंस। कोई हैवी स्ट्रक्चर है, कोई रोड ही बना रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे मशीनरी काम आएंगे। अब मशीनरी रखेंगे, कुछ मटेरियल वहीं पे लान के रखेंगे, तो हो सकता है चोरी हो जाए। अब चोरी हो जाए तो वहां पे कुछ चौकीदार लोग भी रखेंगे, कुछ मेट्स, मुंशी जो हिसाब किताब रखते हैं, ये सब हम लोग तो रखने वाले हैं नहीं, तो उनका भी सैलरी हम लोग देंगे। तो सैलरी देंगे तो एस्टिमेशन कॉस्ट में ही आपको ऑलरेडी वहां से बन के मिलेगा। इनका सैलरी के लिए हम लोग 1.5 से 2% देते हैं। अब बोला है कि भाई अभी दोनों डिपार्टमेंट क्या इसके अंदर चुप है? हाँ, अब हो सकती है अलग अलग जगह पे अलग अलग हो। अब हमारे यहाँ के जो लेबर है, हमारे यहाँ के जो मेट्स मुंशी है, उनकी क्या रेट है, कोई दूसरे स्टेट की क्या रेट है, उनको तो कोई पता नहीं है। तो इसलिए एक 1.5 से 2% के बीच में इनकी रेट रखी गई है। पूरे ओवरऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट का 1.5 से 2% यह आता है वर्क चार्ज स्टिमुलेंस, जिसके अंदर चौकीदार लोग, मेंस मुंशी लोग, उनको देख रेख करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए उनकी सैलरी हम लोग इसके अंदर से देते हैं। थर्ड वन बोलता है टूल्स और प्लांट्स। टूल्स प्लांट्स कहने का मतलब कुछ मैसिव स्ट्रक्चर के अंदर आपको टूल्स लगेंगे, क्रेन लगेगी, गाड़ियां लगेगी, ट्रक लगेंगे, तो वो सब के लिए आप तो डायरेक्टली खरीद नहीं सकते हैं, तो कुछ उनको रेंट पे लेके आइएगा। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो आप लेके आइएगा तो उनके लिए भी आपको पैसे इसके अंदर मिलेंगे, जिसका परसेंटेज है 1 से 1.5%। 1 से 1.5% हम लोग रखते हैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का टूल्स एंड प्लांट्स खरीदने के लिए या उसका रेंज के लिए। सेकेंड वन इज द सेंडे चार्ज या डिपार्टमेंटल चार्ज। ये हमारे लिए ही बनेंगे, इसके अंदर हम लोग अपना चार्ज लेते हैं। ये देखिए सेंडे चार्ज क्या कहता है। सपोज यू आर एन इंजीनियर्स, so you are all department of the engineering, but on the other department of such like health department, irrigation department, such as other department, we don't talking about that। हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को छोड़कर कुछ जितने सारे अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, सिंचाई डिपार्टमेंट बोलते हैं, सिंचाई विभाग, सिंचाई डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई काम होगा तो सबसे पहले हमारे पास ऑफर करेंगे कि भैया हम एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है, बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि उनका जितने सारे एस्टिमेशन ऑलरेडी बनाए होंगे कि इतने सारे खर्चे मुझे लगेंगे, या हम लोग खुद बना के उनको देंगे, तो जो बना के देंगे एस्टिमेशन या खुद वो हमको देंगे पैसे, उसका 10 से 15% ये जो अपना डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट चार्ज करता है। किस लिए चार्ज करता है, आप इसको वेरीफाई करिए कि आप किस लिए ले रहे हैं। इसके अंदर हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनकी डिजाइन देते हैं, आपको डिजाइन कैसी होनी चाहिए उसका। अब डिजाइन करने का मतलब क्या, ठीक है हेल्थ तो बनाना, हेल्थ डिपार्टमेंट बना दीजिए हॉस्पिटल, नहीं दोस्त, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ठीक है आप जो डिपार्टमेंट बना रहे हैं उसके अंदर हो सकता है कोई वाटर टैंक भी आपको डिजाइन करना पड़े, और वाटर टैंक एक अलग प्रोसेस जो होगा आपको एनवायरमेंट में पढ़ना है। आप पर बेड के हिसाब से कितने वाटर की कंजम्पशन होगी, क्लीनिंग के लिए कितने सारे यूज होंगे पानी, उनका डिपार्टमेंट किधर है, नर्स जो बैठेगी उनका डिपार्टमेंट किधर बनेगा, कंपार्टमेंटल जो डॉक्टर है उनके कहाँ पे रहने के लिए बनेंगे, आईसीयू वो कहाँ पे बनेगी, तो वो एक ओवरऑल माइंडेड आपको मिलेगा, इसी के अंदर मिलेगा। तो उसके अंदर हम उसकी डिजाइनिंग करेंगे, उसकी प्लानिंग जो भी है डिजाइनिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और साथ साथ हम उनको सुपरविजन भी देंगे। सुपरविजन करने का मतलब है देख रेख करना, टाइम टू टाइम जाकर साइट पे जाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे कि क्या ये जो मुझे काम दिए थे ये काम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ अंदर कुछ फॉल्ट है तो फिर जाकर उनको हम लोग करेक्शन करेंगे। अब हम लोग ईंट तो जाकर डायरेक्ट जोड़ने वाले नहीं है वहां पे, वो तो लेबर लोग कुछ काम कर रहे हैं वहां पे,
लेकिन देखने वाले हैं क्या ओवरऑल काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसका सुपरविजन करते हैं, टाइम टू टाइम जाकर वहां पर देखते हैं। वो ये तीनों का चार्जेस हमको लेते हैं 10 से 15%। कब लेते हैं? जब कोई अदर डिपार्टमेंट बॉडी वो कॉन्ट्रैक्ट देती है हमारे पास, तो उसके अंदर हम लोग 10 से 15% चार्ज करते हैं डिजाइनिंग, प्लानिंग और सुपरविजन के लिए। ये कुछ चार्जेज हैं। इसके थ्रू और कुछ चार्जेज हैं, जैसे कि मैं बता दूं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लीजिएगा, जैसे रोड एस्टिमेट आएंगे ना, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, आगे भी हमारे सिलेबस के अंदर है वो, मैं अभी नहीं बताना चाहता ज्यादा कुछ। जैसे रोड एस्टिमेट के अंदर आप कुछ मटेरियल यूज करना चाहते हैं जो गया में अवेलेबल है ही नहीं। हो सकता है कोई बिल्डिंग मटेरियल, कोई टाइल्स हो, मार्बल हो, जो घर में आप लगाना चाहते हैं, या जो बिल्डिंग के अंदर या कुछ हॉस्पिटल बनना चाहते हैं उसके अंदर आप लगाना चाहते हैं, तो वो गया के अंदर उपलब्ध नहीं, जो पटना के अंदर उपलब्ध नहीं है, तो आपको हो सकता है कहीं दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट करना पड़े। तो उस मटेरियल के लिए आपको गवर्नमेंट ऑलरेडी फिर चार्जेस देगी। कब? अलग अलग रेंजेज है। जब सपोज हमारे यहाँ की बात की जाए, तो अगर आप 5 से 8 किलोमीटर के बीच में कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लाते हैं, तो आपको कोई चार्ज नहीं मिलेगा। 5 से 8 किलोमीटर के अंदर में अगर आप ला रहे हैं मटेरियल इधर उधर से, मार्केट से, इट्स ओके, डन इट, आपका खर्चा जो भी है वो उनके अंदर मिल जाएगा कैलकुलेट करके। लेकिन अगर आप 5-8 किलोमीटर से ज्यादा से कुछ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके ला रहे हैं अपने साइड के ऊपर, तो वो उसका चार्ज आपको गवर्नमेंट देगी, और उसको चार्ज को आप लगाइएगा इस बिल के अंदर कि भाई हम ट्रांसपोर्ट किए हैं मटेरियल का, अब उसके अंदर उसका चार्ज निकाल के आपको दे देंगे। यानी उसका चार्जिंग वैल्यू रखते हैं। चार्ज की वैल्यू अलग अलग फ्लैक्चुअल होती है, बट एज पर माय क्वेश्चन 5 to 8% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम लोग देते हैं, ये जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका। अब हो सकता है पानी उनी के भी कोई चार्जेज होते हैं, भाई पानी उनी पियेंगे या पानी जो अंदर से बोरवेल करते हैं उसके लिए भी, तो पानी उनी के चार्जेज है 1 से 1.5%। वाटर चार्ज रखते हैं, बहुत सारे चार्जेज हैं, मैं एक साथ इकट्ठे लिखा दूंगा बहुत सारे चार्जेज, लेकिन अभी जो मुझे जरूरत है न्यूमेरिकल बनाने के लिए वो 3-4 चीजें जरूरत है, और इसलिए मैंने इसके बारे में बता दिया। ठीक है, डेफिनेशन लिख चुके हैं कंटीन्यूअस चार्ज के अंदर। ये बोलता है कि इट इज इंडिकेट दैट एक्सपेंस व्हिच कैन नॉट बी क्लासिफाइड, वो कोई क्लासिफाइड नहीं है किसी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अंडर द एनी डिस्टेंस आइटम, कोई जो आइटम हम लोग जितने सारे यूज कर रहे हैं, ब्रिक्स मटेरियल, ये सब जो सीमेंट डोमेंट है, वो किसी आइटम के अंदर इंक्लूड नहीं है कॉस्ट, हम लोग अलग से इसका एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, कोई कैटेगरी के अंदर नहीं है। तो वो था जनरली 3 to 5% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज प्रोवाइडेड, जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका 3 to 5% का प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, तो ये हमारे पास है CPWD का डाटा, और ये हमारे पास PWD का डाटा। CPWD का डाटा है 3%, PWD का डिपार्टमेंट है, PWD का है 5%। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हम लोग लेते हैं कंटीजेंसी चार्ज के अंदर। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है वर्क चार्ट एस्टेब्लिश का। तो बोलता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जब आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, प्रोसेस में है, या एनी प्रोजेक्ट, ए सर्टेन नंबर ऑफ वर्क like that supervisor, चौकीदार, मेट्स, मुंशी, etc are provided and those salary as provided from the work chart established। इसी के अंदर से उनकी सैलरी देते हैं वर्क चार्ट एस्टेब्लिश के अंदर से, जिनकी अमाउंट होती है 1.5 से 2%। 1.5 से 2% पूरा एस्टिमेटेड कॉस्ट का, जितना सारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है, सपोज 1 करोड़ है तो उसका 1.5 से 2% हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, टूल्स एंड प्लान्स, जो बहुत हैवी स्ट्रक्चर है, जैसे लाइक डैम डिजाइन करना है, या कोई कैनाल हो, या हैवी ब्रिजेज हो, या पुल नदी, ये सब, तो उसके द बिग वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट परसेंटेज ऑफ 1 से 1.5% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट इज प्रोवाइडेड। टोटल कॉस्ट का 1 से 1.5% हम लोग इसके लिए रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टूल्स प्लांट्स, जो वहां पे यूज होने वाले हैं, जो प्लांट्स लाइक दैट किरान, कोई क्रेन हो, और कुछ प्लांट्स वहां पे हो सकते हैं, उसको चार्ज देने के लिए हम लोग रखते हैं। इसका चार्जेस है 1 से 1.5% के ऊपर चार्ज रखते हैं। ये आपको याद नहीं करने हैं, बस ये परसेंटेज आपको याद रखना है कि क्या है, कितना परसेंटेज हम लोग रखते हैं और किसके काम के लिए आते हैं। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आ सकता है जेई के अंदर, टूल्स एंड प्लांट्स के लिए कितने अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग रखते हैं, कितने एस्टिमेटेड कॉस्ट का कितना परसेंटेज हम लोग रखते हैं। तो बस आपको ये एक्चुअल वैल्यू का आपको याद होनी चाहिए फ्लैक्चुअल करने के लिए। ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूँ सेंटेज चार्ज जो मैंने बताया था, सेंटेज है डिपार्टमेंटल। सेंटेज है डिपार्टमेंटल, जो कि हम लोग 10 से 15% हम लोग इसके अंदर रखते हैं। इसका मैं डिफिनेशन आपको लिख देता हूं, देखिएगा।
देखिए सेंटर चार्जेस या डिपार्टमेंटल चार्जेस, जब हम लोग काम कोई अदर डिपार्टमेंट का अपने अंदर लेते हैं तो उसका चार्ज ये बताता है, जो कि 10 से 15% लेते हैं। डेफिनेशन वही है, इट इज द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टेक्स द वर्क ऑफ अदर डिपार्टमेंट। अलग डिपार्टमेंट का जो कोई काम लेता है, द परसेंटेज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ 10 से 15% एस्टिमेटेड चार्ज, एस्टिमेशन कॉस्ट इज द चार्जेज फ्रॉम द एक्सपेंसेस लाइक दैट। एस्टिमेशंस के लिए, प्लानिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए एंड सुपरविजन के लिए, देख रेख करने के लिए हम लोग चार्ज करते हैं, जिसको हम लोग सेंटर चार्ज कहते हैं। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, कैसे निकालते हैं एस्टिमेशन, बहुत प्रकार के टाइप्स है, कौन सा एस्टिमेशन हमको एक्यूरेट एग्जैक्ट काउंट बता देता है, जो हमारे बैलेंस एस्टिमेट के सेक्शन में आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 8 से 9 टाइप्स बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर।